नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। रोज की तरह पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली, 25 बड़े वादे, लालू के महागठबंधन का घोषणा पत्र आया, मोदी नीतीश का तोड़ निकाल पाया या नहीं, आज आपको बताऊं। पहले राहुल गायब, अब राहुल की फोटो गायब। तेजस्वी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो कांग्रेस का पत्ता ही काट दिया क्या? मोदी का 8वां वेतन आयोग वाला गिफ्ट, उधर महागठबंधन के वादे कितने हो पाएंगे पूरे, रियलिटी चेक का चैप्टर भी आज खोलूंगा। खुद चुनाव लड़ने से भागे प्रशांत किशोर अचानक ओवैसी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पहले साफ यमुना में छठ हुआ, अब कृत्रिम बारिश की बारी। टीम मोदी का वो काम जो केजरीवाल सपने में भी ना कर पाए, उसका चैप्टर खोलूंगा। दिल्ली में प्रदूषण के लिए आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी, उधर केजरीवाल की टीम काला कौवा क्यों लेकर आई। बागेश्वर बाबा का ऐसा कौन सा वीडियो आ रहा जिससे बागेश्वर बाबा घबरा गए, आज आपको दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा के खिलाफ भयंकर साजिश, 22 लोगों की टीम और विदेशी ताकतें क्या घिनौना षड्यंत्र रच रही हैं, इसका चैप्टर भी खुलेगा। और पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा है। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कराकर मानेंगे, आज इसका चैप्टर भी होगा। और साथ ही आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी ठंड में शरीर में कपकपी क्यों होती है। सोचा आपने, ठंड आने वाली भी है, वैसे ठंड लगती है, कपकपी होती है, लेकिन कपकपी होती क्यों है, सोचा है कभी? इसका जवाब भी आज आपको दूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। चक्रवाती तूफान मोन्था की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आज रात मोन्था तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। तूफान के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने ओडिशा, बंगाल और बिहार में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 7 जिलों में 10 एनकाउंटर किए हैं। सुल्तानपुर में 2 जगह मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि कन्नौज में नाबालिग छात्रा की फोटो वायरल करने वाले को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजियाबाद, मैनपुरी, वाराणसी, सीतापुर और मेरठ में भी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास युवती पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र और उसके 2 साथियों को फंसाने के लिए अकील ने ही साजिश रची थी। आरोपी के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने आरोप लगाने वाली लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एक बार फिर बड़ा बस हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में करंट फैल गया और बस में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। छठ के मौके पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर बंगाल झारखंड सीमा पर कुल्टी और बराकर इलाके में लगे हुए नजर आए। पोस्टर में लिखा है, बिहारी बाबू बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व छठ पर ही गायब है। टीएमसी ने इन पोस्टर्स को बीजेपी की साजिश बताया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली, 25 वादे, लालू के महागठबंधन का घोषणा पत्र आया, मोदी नीतीश का तोड़ निकाल पाया कि नहीं। पहले राहुल गायब, अब राहुल की फोटो गायब। तेजस्वी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो कांग्रेस का पत्ता ही काट दिया क्या। मोदी का 8वां वेतन आयोग वाला गिफ्ट, उधर महागठबंधन के वादे कितने पूरे हो पाएंगे, इसका रियलिटी चेक का चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। और खुद चुनाव लड़ने से भागे प्रशांत किशोर अचानक ओवैसी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, आज इन सब की बात होगी। इधर उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठ का महापर्व खत्म हुआ, उधर बिहार की पॉलिटिक्स में उगता सूरज बनने की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचने लगी है। हफ्ते 10 दिन में वोटिंग है बॉस, और उसके पहले महागठबंधन ने भी मोदी नीतीश का तोड़ निकालने के लिए अपना गियर शिफ्ट कर दिया है। भाई, पहले घोंगे की रफ्तार से बढ़ते लालू एंड टीम ने एकदम से पहले सीएम फेस का ऐलान किया और अब आज अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बड़े बड़े वादे कर दिए। यानी लालू और तेजस्वी तो फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इन्होंने टीम से बाहर ही कर दिया है क्या, साइड लगा दिया है क्या। राहुल गांधी अभी तक तो प्रचार से गायब थे, अब उनको मैनिफेस्टो से भी गायब कर दिया तेजस्वी ने। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस को ढेले भर का ये लोग जो है लोड देने को तैयार नहीं है। लालू और तेजस्वी इस वक्त राहुल गांधी को कोने में समेट के छोड़ दिए हैं।
हालांकि पब्लिक में भी चर्चा जोर पकड़ रही है कि ऐसा क्या हो गया बॉस कि महागठबंधन भी एकदम से साए साए भागने लगा है। भाई जो लोग सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन पहले तक, वो एक के बाद एक फैसले कैसे लेने लगे। नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर जो धमाके किए थे, क्या उसी की खलबली है? क्योंकि नरेंद्र मोदी 4 दिन पहले बिहार गए, अब 2 दिन बाद फिर बिहार जाने वाले हैं। बिहार में पीएम मोदी की पहली रैली ने ही इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा दिया था और उसी दिन इंडी गठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान किया था। अब जब नरेंद्र मोदी फिर बिहार जाने वाले हैं तो उससे ठीक पहले इंडी वाले अपना घोषणा पत्र लेकर आ गए। बिहार चुनाव में क्या क्या गजब हो रहा है, आज फुल चैप्टर खुलेगा बॉस। आज हम आपको बताएंगे कि इस घोषणा पत्र में इंडी वालों ने कौन से बड़े वादे कर दिए और कैसे बड़े बड़े वादे करके लालू, तेजस्वी, राहुल खुद फंस गए। आपको यह भी बताऊंगा कि लालू, तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी करने के लिए राहुल गांधी का इंतजार क्यों नहीं किया। आज ही इंडी वालों ने अपना घोषणा पत्र क्यों जारी कर दिया भाई, जबकि राहुल गांधी करीब 2 महीने बिहार से गायब रहने के बाद कल बिहार में अपनी पहली रैली करने वाले हैं। तो इनसे 24 घंटे नहीं रुका जा रहा था कि राहुल गांधी आते, वो भी मंच पे होते, पवन खेड़ा के साथ बताइए लॉन्च कर दिए। राहुल गांधी को जगह ही नहीं दी, कोने में वो फोटा छोटा सा इतना चुन्नू सा लगा दिए। क्यों हो रहा है ये सब, ये आपको बताऊंगा। साथ ही क्या बिहार में इंडी वालों को राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए सब कुछ तेजस्वी पर डाल दिया गया और राहुल गांधी को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। पहले अपने पोस्टर से राहुल गांधी की फोटो गायब की, अब नए पोस्टर पर जो फोटो लगाई वो भी इतनी छोटी सी चुन्नू सी लगाई है कि ढंग से दिख भी नहीं रही कि कहीं राहुल जी हैं। बताइए इतनी छोटी फोटो, कहां तेजस्वी एकदम लग रहा है कि 6 फुट के हैं, अरे राहुल जी की छोटी सी ऐसी फोटो। ये भी आज आपको बताऊंगा कि इधर इंडी वाले बिहार से बड़े बड़े वादे करके फंस कैसे गए, उधर नरेंद्र मोदी ने सिखा दिया कि वादे पूरे कैसे किए जाते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के बीच आज ही 50 लाख लोगों को जबरदस्त गिफ्ट देने वाला फैसला कर डाला। मोदी ने किससे ऐसी डील कर डाली जिससे लोग अब बोइंग एयरबस के विदेशी प्लेन में नहीं बल्कि भारत में बने हुए प्लेन में चलेंगे, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। यानी एक तरफ मोदी बड़े बड़े काम करने में जुटे हैं, उधर इंडी गठबंधन बिहार से लेकर यूपी बंगाल तक हर जगह फंस गया। नया एसआईआर भी आ रहा है बॉस, बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर होगा। इससे अलग खलबली मची हुई है। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक कौन क्या कह रहा है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। देश में पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त घमासान है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर एक एक चीज विस्तार से चैप्टर में दिखाता हूं। सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी। ये खोखले दावों का पुलिंदा है। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी बिहार में ऐसी खलबली मचा देंगे, ये इंडी वालों ने भी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी का दूसरा बिहार दौरा 2 दिन बाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन ने बड़े बड़े वादे बिहार की जनता से कर डाले। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान किया था, आज घोषणा पत्र भी जारी कर डाला। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन वालों ने बिहार में राहुल गांधी को बिल्कुल साइड लगा दिया। राहुल गांधी तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बिहार में इंडी वालों का हाल यह है कि राहुल गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा, सब कुछ तेजस्वी के नाम पे चल रहा है बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने जो घोषणा पत्र भी जारी किया है उसका नाम भी तेजस्वी प्रण रखा गया है। इंडी वालों ने बिहार से जो बड़े बड़े वादे किए हैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। इंडी वालों ने आज घोषणा पत्र जारी करके कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून बनाकर हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हर व्यक्ति को 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। 1 दिसंबर से बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। जीविका दीदियों को स्थायी कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। विधवा और बुजुर्गों को हर महीने 1500 की पेंशन, जिसमें हर साल 200 रुपया बढ़ाना भी शामिल है। राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसिमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा कर दिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 2000 और 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
वक्फ संशोधित कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी वादा किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। बिहार में मंडी सिस्टम को फिर से लागू कर देंगे। डिविजनल, सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पर मंडी खोल देंगे। आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने के लिए कानून पास किया जाएगा और उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। अभी पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर देंगे। यानी इंडी गठबंधन ने इस तरह के 25 बड़े वादे कर डाले। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे कर तो दिए, पैसा कहां से आएगा बॉस पूरा करने के लिए? कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 2-2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा होगा उसको भत्ता देंगे। जब 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे दीजिएगा तो युवा बेरोजगार काहे रहेगा भाई? इसका मतलब प्लान है नहीं। उधर कह दिए 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, इधर युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा तो पैसा भी देंगे। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी के बाद भी युवा बेरोजगार रहेगा। बजट कहां से आएगा बताइए नहीं रहे। यह सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जल्द इसके बारे में बताएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को एक बार। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। बिहार की जनता विश्वास तो करती है बॉस, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ब्लूप्रिंट भी तैयार है। ब्लूप्रिंट तैयार है तो बताइए। अनाउंस कर दिए इतना दिन पहले कि सबको, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, और ब्लूप्रिंट आगे दिखाएंगे। काहे आगे दिखाइएगा? जब तैयार है तो दिखाइए। इसका मतलब तैयार नहीं है। अभी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है, इस पर जवाब नहीं सूझ रहा है। एक्सपर्ट से पूछ रहे होंगे, इसलिए टाइम लग रहा है, पब्लिक बोल रही है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा बम ला रहे थे, आज तक नहीं आया। पता नहीं कहां बम जो है वो बन रहा है, कसा रहा है, क्या हो रहा है। इनका ब्लूप्रिंट पता नहीं कहां छप रहा है, ये नहीं रहा है। गजब ही किए हुए हैं, वादे पहले कर दिए, ब्लूप्रिंट बाद में आएगा। पहले ना ब्लूप्रिंट आना चाहिए बॉस। गाड़ी खरीदवे नहीं किए हैं, रुमाल फेंक दिए कि यहां मेरा पार्किंग रहेगा। पब्लिक कह रही नौकरी है ये नहीं है तुम्हारे पास, पैसा है ये नहीं है, खाना 3 टाइम खाइए नहीं पा रहे हो, गाड़ी कहां से खरीदोगे जो रुमाल फेंक दियो कि पार्किंग मेरा यहां होगा? है मेरे पास ब्लूप्रिंट है, हम बताएंगे कहां से गाड़ी आई। और तो जब गाड़ी आएगी तब रुमाल फेंकना, उठाओ अभी, पब्लिक कह रही। इस मामले में इंडी गठबंधन कैसे फंस गया है मैं आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने इनको कैसे फंसा दिया। इन्हें नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि विजन कैसा होना चाहिए। जैसे आप नरेंद्र मोदी के आज के ही 2 फैसले देखिए। पहला फैसला, आज मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी। अब 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है और कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर बनाया जाता है। इनका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों और दूसरी सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की जांच करना होता है। इसके बाद जरूरी बदलावों पर यह सिफारिश देती है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के बाद लागू होती है। इससे पहले पीएम मोदी इसी साल मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे चुके, जीएसटी रेट घटा चुके। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा बड़ा फैसला ले लिया। इससे लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, खर्चा होगा, इकोनॉमी की स्पीड और बढ़ेगी। ऐसे ना काम होता है बॉस। आज पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा फैसला भी किया कि हवाई सफर के लिए जो प्लेन विदेश से मंगवाए जाते थे वो प्लेन अब भारत में बनेंगे, और इसके लिए बड़ी डील कर ली। यह डील भारत और रूस के बीच हुई है।
भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसको राहुल गांधी कहते थे कि मोदी खत्म कर दिए, उस HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC ने SJ-100 जेट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की डील साइन की है। ऐसा पहली बार होगा जब यात्री विमान पूरी तरह से भारत में बनेगा। भारत ने रूस से यह डील ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि भाई रूस से दूरी बनाओ, उसके पास तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाना चाहिए, व्यापार मत करो उससे। लेकिन पीएम मोदी किसी के दबाव में तो काम करते नहीं। यह डील इसका एक और उदाहरण और सबूत है। भारत में जिस तरह से एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत में बहुत सारे यात्री विमानों की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। अभी तक यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी इस मार्केट में एक तरफा राज कर रही है, लेकिन अब भारत और रूस की इस डील से अमेरिका का दबदबा भी कम होगा और भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। इधर पीएम मोदी बड़े बड़े काम निपटा रहे हैं, विजन के साथ निपटा रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन जो बड़े बड़े वादे कर रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी और कांग्रेस ने आज बिहार के लिए जो बड़े बड़े वादे किए, क्या वो पूरा करना संभव भी है? इसका फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात तेजस्वी के सबसे बड़े वादे की, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है। इस वादे पर ही करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आना है, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3 लाख करोड़ है। फिर कहे कि हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। इस पर करीब 36,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा, जो बिहार के कुल बजट का 10% से ज्यादा है। महिला वोटर को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता का वादा किए। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस वादे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा। इंडी गठबंधन ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। आरबीआई के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के मुकाबले पुरानी पेंशन स्कीम में खर्चा 4.5 गुना ज्यादा होता है। इस बार के बिहार बजट में पेंशन के लिए 33,389 करोड़ रुपया रखा गया है। इस हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम का सालाना खर्चा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। इसी तरह किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का वादा किए हैं। अगर सिर्फ 3 फसल जैसे धान, गेहूं और मक्का, इसको भी C2+50 के फॉर्मूले पर खरीदेंगे तो सालाना खर्चा 10,000 करोड़ रुपए का आएगा। और यह तो सिर्फ 5 वादों का हिसाब किताब है बॉस। अगर आप इन्हीं 5 वादों को जोड़ने बैठिएगा और सोचिएगा कि बिहार में यह पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूं तेजस्वी यादव को ब्लूप्रिंट लाने में समय क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। भाई बिहार का बजट क्या है? बिहार का जो बजट है वो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। 3 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। अब जो वादा किए हैं 3.17 लाख करोड़ का है। अब खर्चा देखिए, तेजस्वी के वादे का आपको बता रहा हूं खर्चा कितना हो जाएगा तेजस्वी को वादा पूरा करने में, अगर सरकार में आ गए। सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकारी नौकरी देने में ही खाली 9 लाख करोड़ का खर्चा है, 9 लाख CR का। तो 3 गुना बजट कहां से लाएंगे? अभी तो ये पहला सवाल है। उसके बाद कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली देने में इनको 36,000 करोड़ का खर्चा आएगा। सालाना है ये भी, समझे, सालाना। महिला को जो है पैसा देंगे, महिला को पैसे अकाउंट में, उसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपया सालाना। 1 लाख CR पर ईयर है, ये भी पर ईयर है। एमएसपी की गारंटी सिर्फ 3 फसल का बता रहा हूं। एमएसपी देने में इनका 10,000 करोड़ का खर्चा है 3 फसल का। ये सिर्फ 3 फसल पे बता रहा हूं अभी, बाकी तो जोड़ा भी नहीं हुआ। मैंने अपने से कम कर दिया कि चलिए छोड़े, थोड़ा रियायत देते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, इस पे 1.5 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा बॉस, सिर्फ ओल्ड पेंशन देने में। तो अगर ये 5 वादा मिला दीजिएगा, सिर्फ ये 5 वादा, तो इसको पूरा करने में 12 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर तेजस्वी यादव CM बन गए। बजट है राज्य का 3 लाख करोड़ के आसपास, खर्चा आ रहा है 12 लाख करोड़। 4 गुना पैसा कहां से आ जाएगा बॉस? हवा से गिर जाएगा। और ये तो अभी 5 वादा का बताया हूं, ऐसा हवा में 25 वादा कर दिए। कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, पता नहीं कौन एक्सपर्ट से बात किए। वही वाला एक्सपर्ट तो नहीं है जो हरियाणा चुनाव में कह रहा था कि मैं पिच बनाता हूं, खेलने आइए। गड्ढा करता है, वो एक्सपर्ट नहीं है। खैर, इन वादों के ब्लूप्रिंट को वैसे ही वो टाल रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपने कथित हाइड्रोजन बम को टाल रहे हुए हैं। लेकिन बीजेपी इन वादों को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। सुनिए बीजेपी को। ये खोखले दावों का पुलिंदा है।
जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है। हालांकि इंडी गठबंधन वाले अब भी यही कह रहे हैं कि जो भी वादे किए गए हैं वो सोच समझकर किए गए। सुनिए कांग्रेस को। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। ऐतिहासिक मैनिफेस्टो तो कांग्रेस ने हिमाचल में भी बनाया था, वहां क्या हालत है देख ही रहे हैं। अब बिहार में बनाए हैं ऐतिहासिक मैनिफेस्टो। इधर कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे को आगे चमका रही है, उधर कांग्रेस के साथ तो बिहार में बड़ा खेला हो गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बाइक पे बैठा के तो घुमा दिए, लेकिन अब पोस्टर में राहुल गांधी को जगह ही नहीं दे रहे हैं। चुनाव के पहले तक बिहार में कांग्रेस माहौल बना रही थी, राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उस वक्त तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर दिख रहे थे, लेकिन आज हालात ऐसे बदल गए, जज्बात ऐसे बदल गए कि महागठबंधन के पोस्टर में तेजस्वी यादव तो है, राहुल गांधी को पोस्टर से ऑलमोस्ट गायब कर दिए। इतनी छोटी तस्वीर लगाए हैं कि ढूंढे नहीं मिल रही कि राहुल गांधी हैं कहां। ये देखिए पोस्टर जरा। राहुल गांधी पर वैसे ही बहुत सवाल उठ रहे हैं कि करीब 2 महीने पहले वो बिहार में दिखाई दिए थे, उसके बाद से बिहार को भूलिए गए। अब जब चुनाव प्रचार पीक पर है, वोटिंग करीब आ रही है, तो राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी ने आखिरी रैली बिहार में 1 सितंबर को की थी, तब चुनाव का अनाउंसमेंट तक नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ तो राहुल गांधी 2 महीने से बिहार में कोई रैली करने ही नहीं गए। अब राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को बिहार में दिखेंगे, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी के साथ साझा रैली भी करेंगे। पब्लिक पूछ रही है कि जब चुनाव है तब गायब है, जब नहीं था तो एकदम रौला काटे हुए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बात पर भी फंसे हैं कि इनकी पार्टियां और इनके लोग इन्हें नायक और जननायक कहते रहते हैं। कांग्रेस तो राहुल गांधी के जननायक वाले पोस्टर बनाती रहती है। अब आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर बना डाले, मतलब एक नायक दूसरा जननायक। लेकिन इससे खुद आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया कि नायक जननायक छोड़िए, पहले लालू और कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलना सीखिए। नायक जननायक को लेकर चल रही इस लड़ाई में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी कूद गए। तेज प्रताप ने कैसे खिंचाई कर दी भाई की, देखिए सुनिए। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। इंडी गठबंधन को मुसलमानों पर एक बड़े सवाल ने भी बिहार में फंसा रखा है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम फेस बन गए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बना दिया। लेकिन जो मुसलमान इंडी गठबंधन का कोर वोट बैंक है, उसमें किसी को डिप्टी सीएम बनाने का खुला ऐलान अब तक नहीं कर सके। इंडी गठबंधन से अब लोग यही पूछ रहे हैं कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट लेने के लिए या दरी बिछाने के लिए? ओवैसी जैसे नेता खुलकर पूछ रहे हैं कि मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता। सुनिए ओवैसी को। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया।
जो 17% है उनको क्या दिया, उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूज कर देना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। वैसे कितने कमाल की बात है, आप देखिए ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान 17-18%। मुसलमान का जब काउंट करते हैं तो पूरा एक करते हैं, 17-18% है। मुसलमान में फिर जाति नहीं गिनते हैं, लेकिन हिंदू का गिनते हैं तो यादव 14%, मल्ला 4%, 3%, भूमियार इतना, तो राजपूत इतना। हिंदू का बांट बांट के गिनते हैं, हिंदू का नहीं गिन रहे हैं फिर कि हिंदू 82% है, उसको क्या दे रहे हैं। ये इस देश की पॉलिटिक्स में 75 साल में हुआ है कि मुसलमान एक में गिनाता है और हिंदू को बांट बांट के गिनते हैं ये लोग, क्योंकि वही पॉलिटिक्स किए हैं 75 साल में। बिहार में 18% के करीब मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट के लिए तगड़ी लड़ाई। इंडी गठबंधन अपना वोट बैंक बचाकर रखना चाहता है, तो ओवैसी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर भी इस वोट बैंक के लिए ओवैसी से भिड़ गए। चुनाव से खुद भागे भागे फिर रहे प्रशांत किशोर ने कैसे ओवैसी को लेकर मोर्चा खोल दिया, सुनिए एक बार। चाहे ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता है। इस बार सीमांचल के मुसलमान को गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो हैदराबाद में ही सीमित रहें, कंफ्यूजन ना बढ़ाएं। तो इस लॉजिक से तो पब्लिक आपको भी कहेगी आप काहे कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं, आपको लोग वोट कटुआ कह रहे हैं, आप भी हट जाइए, फिर छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स ना है, सबको लड़ने का अधिकार है, जिसका जीतने का कन्फर्मेशन होगा वही लड़ेगा, ओवैसी नहीं लड़ सकते हैं। ये क्या बात हुई बॉस? इनको लग रहा है सबको कि ओवैसी जो है वो बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, मुसलमान को बता रहे हैं कि तुमको जो है वो दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है, लेमन चूस पकड़ा दे रहे हैं। मुसलमान हट गया तो क्या होगा, फिर तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए ओवैसी को हट जाना चाहिए। ये गजब इनका लॉजिक है बॉस। खुद मजबूत नहीं होंगे, हम क्लास में फर्स्ट नहीं आएंगे, तुम लोग सब एग्जाम मत दो ताकि खाली हम ही बचे और हम ही फर्स्ट आए। खैर बिहार में वोटों की बारिश तो किस पर होगी वो तो जल्द पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली में जो बारिश होने की बात है उस पर बात करता हूं अगला चैप्टर। पहले साफ यमुना में छठ, अब कृत्रिम बारिश। टीम मोदी का वो काम जो केजरीवाल सपने में भी ना कर पाए। दिल्ली में प्रदूषण के लिए आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी, उधर केजरीवाल की टीम काला कौवा क्यों लेकर आ गई, अब इसका चैप्टर। छठ का महापर्व तो खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली में वो राजनीति खत्म नहीं हुई बॉस, जिस पॉलिटिक्स के ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा हंगामा मचा रखा है। केजरीवाल की टीम दिल्ली में घूम घूम कर बता रही थी कि कैसे छठ पूजा के लिए नकली घाट, नकली यमुना बना दी गई। यहां तक कह दिए कि पीएम छठ पूजा के लिए आने वाले हैं, और मैंने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि पीएम का कोई प्रोग्राम है नहीं है जाने का छठ पूजा में, लेकिन झूठे लोग फैला दिए कि पीएम के लिए सारी तैयारी हुई है, और झूठ पकड़ा गया क्योंकि पीएम के आने का कोई कार्यक्रम था ही नहीं, ना ही पीएम को इसमें आना था, तो पब्लिक के लिए बना हुआ था। पीएम मोदी की टीम तो दिल्ली में इस काम में लगी थी कि जो छठ पूजा पिछले साल तक यमुना के झाग में होती थी, वो छठ पूजा कितने भव्य और दिव्य तरीके से करवाई जाए, और कैसे बिना झाग वाली और साफ सुथरे घाटों वाली यमुना में छठ हो सके। और पब्लिक जो कर रही है बम बम है, सौरभ भारद्वाज के बोलने से होगा। और दिल्ली के बेटा अरविंद केजरीवाल तो गायब है बॉस। उस सौरभ भारद्वाज आके पीसी करते हैं, सब करते हैं, केजरीवाल कहां है सन्नाटे में किसी को पता नहीं। इनके बाद एक सीएम बनी थी आतिशी, वो भी गायब है। दो एक्स सीएम गायब हैं। जो व्यक्ति अपना चुनाव हार गया वही आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सौरभ भारद्वाज। इस मामले में नरेंद्र मोदी की टीम ने जो काम किया वो पूरी दिल्ली ने देखा और पूरे देश ने आज छठ पूजा के खत्म होते होते देख लिया। आप देखिए कि दिल्ली में छठ महापर्व के लिए शानदार तैयारियां सबने देखी। दिल्ली में भक्तों ने बिना झाग वाली यमुना में छठ भी मनाया। सबने देखा, लोगों ने यह सवाल पूछा कि जो काम बीजेपी सरकार ने 7-8 महीने में किया, थोड़ा बहुत, पूरी यमुना नहीं क्लीन हुई तो खुद बीजेपी कर रही है, लेकिन इतना तो कम से कम आप भी कर सकती थी 10 साल में। इतना शानदार छठ वो क्यों नहीं करा पाए?
साफ यमुना में छठ के बाद अब प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग भी करा रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी क्लाउड सीडिंग की टाइमिंग पर सवाल उठाने लग गई। यानी मोदी की टीम के वो सारे काम जो केजरीवाल सपने में भी नहीं सोच पाए थे, आज पूरे होते दिख रहे हैं। लेकिन साफ यमुना में छठ पूजा हो या फिर कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी, कैसे केजरीवाल की टीम को यह सब परेशान कर रहा है, केजरीवाल की टीम आज काला कौवा लेकर क्यों आ गई, सब आपको दिखाऊंगा। दिल्ली में छठ के लिए यमुना पर जो तैयारियां थी, उस पर आम आदमी पार्टी ने जो माहौल बनाया था, उसकी हवा पब्लिक ने ही निकाल दी। पीएम मोदी के लिए छठ पर स्पेशल अरेंजमेंट वाली बात भी हवा हवाई निकली। जिस वीआईपी घाट का दावा केजरीवाल की टीम ने किया था, उस घाट पर आम भक्तों ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। छठ पर आम आदमी पार्टी का नैरेटिव बैकफायर हुआ, तो अब उन्होंने प्रदूषण वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी। आज दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ क्लाउड सीडिंग कराई गई, यानी आर्टिफिशियल बारिश का प्रयास हुआ, जिससे प्रदूषण कम हो सके और लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके। आप ये तस्वीरें देखिए, स्पेशल विमान से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है भाई, उससे बारिश कैसे होती है, ये आगे आपको पाठशाला में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन क्लाउड सीडिंग का ये प्रयास भी जो आम आदमी पार्टी 10-11 साल में नहीं कर पाई थी, वो आज इस पर क्या पॉलिटिक्स कर रही है, जरा वो देखिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बारिश होने की संभावना पहले से जताई गई है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो सरकार अपना ढिंडोरा पीटेगी। बीजेपी सरकार तो इंद्रदेव से भी क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रही है। सुनिए सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं, झूठ बोले कौवा काटे, उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। झूठ बोले कौवा काटे, भैया इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। भगवान इंद्र जो है वो कराएंगे वर्षा, और यहाँ जो मंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे मैंने कराई है। इंद्र देवता तो आएंगे नहीं बताने की मैंने कराई है, इसने नहीं कराई, तो इसलिए इसका ही फायदा उठाएंगे। तो अब ये इंद्र देवता का काम का भी क्रेडिट ये सरकार ले सकती है, क्योंकि पेमेंट करनी है, क्योंकि पेमेंट भी तो करनी है ठेकेदार को बारिश की। आज क्लाउड सीडिंग को लेकर केजरीवाल की टीम मजाक उड़ा रही है, लेकिन सच यह है कि जो काम ये खुद नहीं कर पाए वो अब हो रहा है, तो इनकी राजनीति डगमगा रही है। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। दिल्ली में कैसे क्लाउड सीडिंग कराई गई वो आज आपको बताता हूं। क्लाउड सीडिंग आईआईटी कानपुर की देखरेख में की गई। सेस्ना एयरक्राफ्ट के जरिए क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग के लिए 8 फ्लेयर इस्तेमाल किए गए। 4 से 6,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लेयर छोड़े गए। हर फ्लेयर का वजन 2.5 किलो था। इन फ्लेयर से बादलों के अंदर केमिकल डाला गया। इस दौरान बादलों में 15 से 20% तक नमी थी। यह पूरी प्रक्रिया आधे घंटे तक चली थी। बुराड़ी, खेकरा, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार को कवर किया गया। दिल्ली सचिवालय के पास थोड़ी देर बारिश हुई, यानी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सफल रहा। हालांकि यह ट्रायल था और इससे यह पता चला कि क्लाउड सीडिंग से बारिश करा के प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। सुनिए दिल्ली सरकार के मंत्री क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि यही आम आदमी पार्टी खुद क्या करती थी और अब क्या हो रहा है। तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी पहल हुई, क्लाउड सीडिंग कराई गई, जिससे थोड़ी बारिश भी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका मजाक उड़ा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जो बादल थे वो क्लाउड सीडिंग से चले गए। इंद्र देवता भी सरकार के साथ नहीं। आम आदमी पार्टी का भी गजब हाल है। जब क्लाउड सीडिंग कराई गई तो कह रहे थे कि बारिश तो वैसे ही होने वाली थी, क्लाउड सीडिंग की क्या जरूरत है, और जब क्लाउड सीडिंग हो गई तो कह रहे कि इंद्र देवता साथ नहीं दे रहे। चित भी इनकी और पट भी इनकी। सौरभ भारद्वाज ने कैसे क्लाउड सीडिंग का मजाक उड़ाया, एक बार वो भी देखिए। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और
जो एक दो बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इंद्र देवता किसके साथ है तो वक्त की बात है, लेकिन पब्लिक इनके किसके साथ नहीं है वो तो दिल्ली में दिख रहा है, क्योंकि सरकार इनकी रही नहीं। और जो व्यक्ति आज हंस रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी में एक ही नेता बचा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिखते नहीं। वो कहां है किसी को पता नहीं। दिल्ली में तो नहीं दिख रहे, दिल्ली के बेटे थे, दिल्ली में तो नहीं दिखे। आतिशी जो उनके बाद मुख्यमंत्री बनी वो भी गायब हो गई हैं, वो भी नहीं दिखती प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ यही एक व्यक्ति जो है, वन मैन शो चल रहा है इनका, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव हार गए हैं तो अब थोड़ा फ्री होंगे तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है बॉस कि कम से कम आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें सीरियसनेस तो हो। एक तरफ कह रहे हैं बादल तो है ही, बारिश तो होनी थी, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं बादल है ही नहीं, चला गया, देखो बादल भी चला गया। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया कैसे होती है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं होती और इसके लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे जरूरी होते हैं बादल। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग ज्यादातर मॉनसून में होता है। क्लाउड सीडिंग में केमिकल का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, इन केमिकल को विमान से बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल बनने में मदद करती है। जब ये क्रिस्टल भारी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं, गिरते समय पिघलकर बारिश के रूप में नीचे पहुंचते हैं। क्लाउड सीडिंग का सक्सेस रेट 60 से 70% तक ही होता है। और इसे और आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो जिन बादलों में ड्रॉपलेट्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, उन पर जो है इस तरह का प्रयोग किया जाता है। यानी क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में बादल होना सबसे बड़ी चीज है। बिना बादल नहीं हो सकता। तो जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरे बादल तो है ही, बारिश तो होने ही वाली है, भाई वो बादल हैं तभी क्लाउड सीडिंग संभव है, उसके बिना संभव ही नहीं है। और उन बादलों पर आप देखिए कि कैसे केमिकल डाला जाता है। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये आपका विमान देख रहे हैं, ये उड़ा। मैं आपको अगर इसको दिखाऊं कि ये आप देखिए यहां पर इसका ये विमान उड़ रहा है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे उसने केमिकल छोड़ा, ये नीचे केमिकल आ रहा है, जिससे पानी जो है वो सघन हो जाता है। पानी की बूंदें जो हैं, बादल में पानी है लेकिन उतना नहीं है, तो ये जो केमिकल बादल में जा रहा है, इससे बूंदें जो हैं वो और सघन हो जाती हैं, भारी होने लगती हैं। और फिर जब चूंकि बादल में पानी जो है वो भारी हो गया और बूंदें आसपास आ गई, तो बादल जो है वो बरसना शुरू होता है और ये जमीन पर बारिश हो जाती है। तो इसलिए पहला क्राइटेरिया ये है कि आसमान में बादल का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना आसमान में बादल नहीं है तो हो ही नहीं सकती क्लाउड सीडिंग। और उसके बाद ये प्रयोग होता है कि आप ये कीजिए, उसके बाद कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो देखा जाता है, क्योंकि 60 से 70% इसका सक्सेस रेट। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, और इसी का मजाक आम आदमी पार्टी उड़ा रही थी, जैसे खुश हो रही हो कि अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई। क्लाउड सीडिंग का मन मुताबिक नतीजा क्यों नहीं मिला ये भी आपको बताता हूं। क्लाउड सीडिंग के लिए हवा में नमी और बादलों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। क्लाउड सीडिंग के लिए हवा में कम से कम 50% नमी होनी जरूरी है, जबकि आज क्लाउड सीडिंग के दौरान नमी 15 से 20% थी। इस वजह से क्लाउड सीडिंग से उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो पाई। भले रिजल्ट जैसा चाहा वैसे नहीं मिला, लेकिन एक प्रयोग किया गया, एक प्रयास हुआ कि आगे और ट्रायल करेंगे, शायद इससे कामयाबी मिले। जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं उन्होंने तो अपने समय में यह भी नहीं किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि अगर प्रयोग सफल होता है तो प्रदूषण की समस्या का एक समाधान मिल पाएगा। सुनिए एक बार। एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले। अरविंद केजरीवाल इस देश की पॉलिटिक्स बदलने आए थे। कोई बुराई नहीं होती अगर वो ये प्रयोग खुद करते, कोई बुराई नहीं होती अगर यमुना को जितना थोड़ा बहुत साफ करके छठ व्रतियों के लिए साफ यमुना की गई, झाग वाला पानी हटाया गया, वो खुद करके दिखा देते 10-11 साल। लेकिन आखिर आते आते उन्होंने कह दिया कि अरे यमुना पे वोट नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। हर चीज वोट के लिए कीजिएगा बॉस, तो वैसे भी वोट नहीं पड़ता है। ये पॉलिटिक्स में बेसिक रूल है जो नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से समझा रहे हैं कि काम करते जाइए, काम अच्छा होगा,
प्रयोग करते जाइए, प्रयास करते जाइए, अच्छा होगा, पब्लिक अपने आप वोट देगी। वोट के लिए खाली काम की जगह तो नहीं पड़ पाएगा। खैर चलिए, नया प्रयोग हुआ है, देखिए कहां तक जाता है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा बागेश्वर बाबा का ऐसा कौन सा वीडियो आ रहा जिससे बागेश्वर बाबा घबरा गए। बागेश्वर बाबा के खिलाफ भयंकर साजिश, 22 लोगों की टीम और विदेशी ताकतें क्या घिनौना षड्यंत्र रच रही। जिस तरह बागेश्वर बाबा की कथाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है और जिस तेजी से बागेश्वर बाबा का ग्राफ बढ़ रहा है, वो सनातन के खिलाफ एक्टिव इकोसिस्टम को रास नहीं आ रहा। बागेश्वर बाबा की बढ़ती पॉपुलैरिटी से ये इकोसिस्टम घबराया हुआ है, क्योंकि वो खुला बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की एकजुटता की बात करते हैं, जाति खत्म करने की बात करते हैं। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा और बागेश्वर बाबा की छवि खराब करने के लिए साजिशें रची जा रही। खुद बागेश्वर बाबा ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश चल रही है। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें उनके पीछे पड़ गई हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि धूमिल की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बागेश्वर बाबा ने दावा किया है कि इसके लिए 22 लोगों की एक आईटी टीम एक्टिव हो चुकी है। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश की पूरी डिटेल आपको बताऊं, साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे बागेश्वर बाबा तक घबरा गए। बागेश्वर बाबा के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है और साजिश करने वालों के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने क्या खुला ऐलान कर दिया है, वो आज आपको सब बताऊं। लेकिन सबसे पहले बात उस वीडियो की जिससे बागेश्वर बाबा भी घबरा गए। दरअसल सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के कई फेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें बागेश्वर बाबा को हवा में उड़ते हुए दिखा दिया गया है। कथा के मंच से बागेश्वर बाबा अचानक पहाड़ की तरफ उड़ते दिख रहे हैं। यह वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। इसी तरह एक और वीडियो देखिए जिसमें बागेश्वर बाबा को अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़ा दिखाया गया है। तभी वहां पुलिस की यूनिफॉर्म पहने एक जवान आता है जो बागेश्वर बाबा को उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। यह वीडियो भी पूरी तरह फेक है, एआई से जनरेटेड है, लेकिन ऐसा दिखाया गया है जैसे बाबा बागेश्वर को पुलिस वाला पकड़ के ले। अब बहुत सारे फॉलोअर हैं, भक्त हैं भाई, जो नहीं समझ पाएंगे कि यह फेक है, लेकिन इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसी तरह के फेक वीडियो को बागेश्वर बाबा अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। बागेश्वर बाबा का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए एआई की मदद से फेक वीडियोस बनाकर वायरल किए जा रहे हैं और यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि जब वो खुले मन से हालेलुया वालों की ठठरी बांधते हैं तो भला वो क्यों चुप बैठेंगे। बागेश्वर बाबा का कहना है कि जिस तरह वो आध्यात्मिक कामों में जुटे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, कथा के मन से बिना लाग लपेट के सच बोल देते हैं, ऐसे में कुछ तांत्रिकों की दुकानें भी बंद हो गई, इसलिए वो भी अब षड्यंत्र करने में लग गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर के पीछे कुछ लोग पड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बदनाम करने की साजिश पहली बार नहीं हो रही। पहले भी बागेश्वर बाबा को लेकर कई तरह के विवाद उठे। जैसे आप देखिए कि बागेश्वर बाबा जिस तरह भक्तों के पर्चे पर सब कुछ सही लिख देते हैं, उसे सीक्रेट ट्रिक्स बताने के दावे किए गए। आरोप लगा कि बागेश्वर बाबा भभूत लगाकर कैसे मरीजों को ठीक कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा पर भक्तों के पैसे से विदेश में घूमने फिरने के आरोप लगाए गए। कहा गया कि बागेश्वर बाबा कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं। आरोप लगे कि बागेश्वर बाबा प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, महंगे विदेशी जैकेट और महंगे विदेशी चश्मे पहनकर विदेशों में ऐश करते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा की हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा और आस्था को देखिए। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश न तो पहले कभी कामयाब हो पाई और न भविष्य में हो पाएगी। यानी बागेश्वर बाबा पहले ही अपने भक्तों को आगाह भी कर दे रहे हैं कि भाई इस तरह का वीडियो दिखे तो तुरंत विश्वास ना कर लेना। पाठशाला में हम आपको विस्तार से बता भी चुके हैं कि बालाजी के कहने पर ही वो भक्तों के पर्चे में सब कुछ सही सही लिखने का दावा करते हैं और हर कथा में बाबा बागेश्वर अपने झोले में हनुमान जी की ये मूर्ति रखते हैं जो उनके लिए पावर सोर्स है। और बागेश्वर बाबा का हनुमान जी पर यह श्रद्धा और भरोसा कितना मजबूत है, इसके लिए कई बार बागेश्वर बाबा अपनी कथाओं में हनुमान जी की कृपा से जुड़े किस्से बता चुके हैं। एक कथा में बागेश्वर बाबा ने बताया था कि 2-3 साल पहले उनके साथ एक भयंकर विवाद जोड़ने की साजिश हुई थी। भगवान को न मानने वाले और लेफ्टिस्ट लोग उनके पीछे पड़ गए थे, लड़कियों को उनके पास भेजते थे जिससे बागेश्वर बाबा का स्टिंग ऑपरेशन हो सके, लेकिन बालाजी की कृपा से वो बच गए थे। बागेश्वर बाबा का कहना है कि हनुमान जी की ही कृपा है कि इतनी साजिशों के बाद भी उनका कोई काम रुका नहीं। चाहे कन्याओं का विवाह कराना हो या फिर लाखों भक्तों का भंडारा हो, चाहे अस्पताल का काम,
सारा काम अभी भी चल रहा है। बागेश्वर बाबा ने तो यह भी कहा कि हिंदुओं पर कमेंट करना सस्ता है क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता। जिस तरह उनके फेक वीडियो और तस्वीरें धड़ल्ले से अपलोड की जा रही हैं, यही हरकत किसी दूसरे मजहब के लिए हो गई होती तो अब तक बवाल मच जाता। अब बाबा बागेश्वर के भक्त झंझट पालें न पालें, लेकिन उधर पाकिस्तान में मुनीर तो झंझट में फंसा हुआ है भाई। अगला चैप्टर उसी का है। पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कर मानेंगे, अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सब ने देखा। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, भारत दिख रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है। बॉस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेंच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधि मंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। अफगानिस्तान भले ही इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता यही मानती है कि इसमें भी उनकी ही सरकार की गलती है। यानी पाकिस्तान के लिए समय तो अच्छा नहीं चल रहा, ये तय है, क्योंकि उसके लक्षण ही अच्छे नहीं।